जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, भारत की डिफेंस कंपनी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को डीआरडीओ की एनएसटीएल लैब से एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है और ये कॉन्ट्रैक्ट है यूएवी प्लस यूयूवी, यानी कि हवा और पानी दोनों में ऑपरेशन ही कर सकता है। दोस्तों, बीडीएल ने ये प्रोजेक्ट 69 लाख रुपए में जीतकर L1 यानी कि लोएस्ट बिडर का रिकॉर्ड भी बनाया। इस ड्रोन की खासियतों की बात की जाए तो ये पानी के नीचे चुपचाप मिशंस कर सकता है, दुश्मनों की पनडुब्बी और माइंस को पहचान सकता है और फिर हवा में उड़कर लाइव निगरानी कर सकता है। इसका इस्तेमाल दोस्तों समुद्री जासूसी, सबमरीन ट्रैकिंग और नेवी आईएसआर मिशंस में किया जा सकता है। दोस्तों, इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, इसमें सोनार सिस्टम लगा है और साथ ही इसमें नाविक प्लस जीपीएस है, मतलब ये सटीक नेविगेशन कर सकता है और इवन सैटेलाइट कम्युनिकेशंस भी। कहा ही जा रहा है कि दोस्तों ये ड्रोन पनडुब्बियों से लॉन्च हो सकता है और दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा, ये अपना मिशन पूरा करके आ जाएगा। मतलब साफ है कि इससे इंडियन ओशन में भारत की ताकत बढ़ेगी, क्योंकि दोस्तों ये सिर्फ ड्रोन नहीं है बल्कि भारत की भविष्य की समुद्री ताकत है। दोस्तों, भारत के स्वदेशी जेट इंजन को लेकर भी एक बड़ी अपडेट आई है। आप सबको मालूम होगा कि भारत अब अपना खुद का फाइटर जेट इंजन बनाने की दिशा में काम कर रहा है। ऐसे में दोस्तों फ्रांस और भारत के बीच 120 किलो न्यूटन क्लास के एडवांस जेट इंजन को लेकर एक बड़ा ज्वाइंट प्रोग्राम फाइनल होने वाला है। ये इंजन दोस्तों आप सब जानते हैं हमारे फ्यूचर के यानी कि भविष्य के एएमसी और एडवांस फाइटर जेट्स के लिए काफी महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार सिर्फ इंजन नहीं बनेगा बल्कि पूरी टेस्टिंग फैसिलिटी भारत में बनेगी, जिसमें शामिल है टरबाइन ब्लेड और कंप्रेसर की टेस्टिंग, हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी, लंबे समय तक ग्राउंड टेस्ट करने की सुविधा, मतलब गर्मी, धूल, नमी और समुद्री माहौल में इस इंजन की टेस्टिंग की जा सकती है। दोस्तों, ये इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि आप सबको मालूम है कि भारत को इंजन टेस्टिंग करने के लिए विदेश जाना पड़ता था, जिसमें देरी और टेक्नोलॉजी लिमिटेशन भी होती थी, लेकिन अब ये सब कुछ देश में होगा। इससे भारत को एक बड़ा फायदा ये होगा कि भविष्य के सभी जेट इंजन भारत में टेस्ट होंगे, इंजन अपग्रेड और नए वेरिएंट भी बनने आसान हो जाएंगे। बात साफ हो जाती है दोस्तों, ये डील भारत की सबसे बड़ी डिफेंस कमजोरी को खत्म कर देगी और भारत को जेट इंजन टेक्नोलॉजी के एलिट क्लब में पहुंचा सकती है। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। इसके अलावा डीआरडीओ ध्वनि हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का पहला फ्लाइट टेस्ट 2026 की शुरुआत में करने जा रहा है। ये वही टेक्नोलॉजी है जिस पर अभी अमेरिका, रशिया, चाइना काम कर रहे हैं। यहाँ पर ध्वनि का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। पहले रॉकेट बूस्टर ऊपर ले जाता है और फिर व्हीकल अलग होकर हाइपरसोनिक स्पीड पर ग्लाइड करता है और बीच बीच में ये तेज मनूवर्स भी कर सकता है, जिससे कि दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम भी चकमा खा जाएंगे। इसकी घातकता की अगर बात की जाए तो स्पीड मैक्स 6 या उससे ज्यादा होगी, रेंज 1500 किलोमीटर से इंटरकॉन्टिनेंटल तक। इसके जरिए भारत कन्वेंशनल स्ट्राइक्स कर सकता, न्यूक्लियर डेटर्स बना सकता है और एंटी शिप मिशंस कर सकता है। दरअसल दोस्तों आपको मैं बता दूं कि 2020 में भारत ने HSTDV की टेस्टिंग की थी और HSTDV टेस्ट ने स्क्रैमजेट और एरोडायनेमिक्स को प्रूव कर दिया था। 2025 में ध्वनि का फुल स्केल मॉडल डिफेंस एक्सपो में भी दिखाया गया था, लेकिन अब रियल फ्लाइट टेस्ट का वक्त आ चुका है। ये इसलिए भी जरूरी है दोस्तों हमारे लिए क्योंकि इससे भारत की सेकंड स्ट्राइक क्षमता काफी मजबूत होगी। दुश्मनों के रडार और मिसाइल शील्ड्स पूरी तरीके से हम खत्म कर सकते हैं और स्ट्रैटेजिक डेटनेस भारत की कई गुना बढ़ जाएगी। मतलब अटैक से पहले जवाब तैयार रहेगा भारत का। और ध्वनि सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि ये भारत की टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर एंट्री टिकट है। दोस्तों 2026 भारत की डिफेंस पावर के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। दरअसल इस साल फाइटर जेट, पनडुब्बी, मिसाइल और ड्रोन सब कुछ आने वाले हैं। दरअसल 2026 में दोस्तों 10 बड़े डिफेंस प्रोग्राम्स को हरी झंडी मिल सकती है, जो कि इंडियन आर्म फोर्सेस की ताकत को 2040 तक तय करेंगे। सबसे पहली बात आएगी यहाँ पर 114 MRF जेट को लेकर, इस पर एक बड़ा फैसला होगा। इसके अलावा मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट यानी कि भारत को एक नया ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मिलेगा, इस पे भी फैसला होगा। साथ ही साथ चाइना का मुकाबला करने के लिए भारत की नई AIP टेक्नोलॉजी वाली पनडुब्बियां यानी कि P-75I सबमरीन प्रोग्राम भी फाइनल हो जाएगा। नौसेना के लिए TEDBF फाइटर जेट फाइनल होने जा रहा है और जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि AMC फाइटर जेट इंजन की डील भी इसी साल होगी। यही नहीं, भारत रशिया से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की और यूनिटें खरीदेगा। इवन दोस्तों जो हमारी बाकी की 2 स्क्वाड्रंस बची हुई हैं S-400 की, वो भी भारत आएंगी। साथ ही साथ मेल्स ड्रोन्स के लिए भी बड़ा फैसला लिया जाएगा। ये ड्रोन जासूसी और अटैक ड्रोन्स होंगे। यही नहीं, न्यूक्लियर अटैक सबमरीन यानी कि प्रोजेक्ट 77 के लिए भी हरी झंडी दी जा सकती है, यानी कि ये भारत का SSN पनडुब्बी प्रोग्राम होगा। इसके अलावा भारतीय सेना के लिए QRSAM मिसाइलें, इनका ऑर्डर दिया जाएगा और आकाश NG का भी नया ऑर्डर दिया जाएगा। मतलब साफ है कि 2026 सिर्फ खरीदारी वाला साल नहीं है बल्कि भारत की मिलिट्री स्ट्रक्चर को बदलने वाला साल है। फिलहाल इस बारे में दोस्तों आपको क्या लगता है, इसमें और क्या क्या चीजें शामिल होनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। दोस्तों भारतीय नौसेना के लिए भी एक जबरदस्त अपडेट आई है। दरअसल अब भारतीय नौसेना को विदेशी तोपों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। 2026 में भारत खुद बनाएगा अपनी नौसैनिक तोपें। दरअसल दोस्तों भारत की जानी मानी कंपनी भारत फोर्ज 2026 में 2 स्वदेशी नेवल गन्स का ट्रायल करेगी। पहली है 76 mm नेवल कैनन और दूसरी है 30 mm नेवल कैनन। ये दोनों ही तोपें दोस्तों पूरी तरह भारत में डिजाइन और डेवलप की गई है।
अभी तक आप सबको मैं बता दूं कि हमें खास करके हमारी नौसेना और कोस्ट गार्ड को रशियन AK-630 CIWS पर निर्भर रहना पड़ रहा था, इटालियन OTO मिलेरा 76 mm पर डिपेंड रहना पड़ रहा था और इजरायली 30 mm नेवल गन पर। लेकिन दोस्तों भारत अब विदेशी डिजाइन से आजादी की ओर आगे बढ़ रहा है। 30 mm नेवल गन की ताकत की बात की जाए तो ये ड्रोन, मिसाइल और छोटे एयरक्राफ्ट के खिलाफ काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसका तेज फायर रेट होता है। इवन दोस्तों शिप सेल्फ डिफेंस के लिए ये परफेक्ट है। डे नाइट इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम से ये लैस है। दूसरी तरफ 76 mm की नेवल गन भी काफी खास है। ये एयर डिफेंस प्लस सरफेस अटैक कर सकती है और ये 30 से 40 किलोमीटर तक मार सकती है। इवन कहा तो ये भी जा रहा है कि मिसाइल रोकने में भी ये कारगर होगी। भारतीय नौसेना को दोस्तों इन स्वदेशी गन से काफी बड़ा फायदा मिलेगा। मेंटेनेंस आसान होगी, लागत कम होगी और भविष्य में भारत एक्सपोर्ट कर सकता है और आत्मनिर्भर डिफेंस के क्षेत्र में ये बड़ा स्टेप माना जा सकता है। मतलब 2026 सिर्फ दोस्तों जहाज नहीं बल्कि भारतीय नौसैनिक ताकत का एक नया चैप्टर शुरू होगा। दोस्तों भारत के हथियार अब ग्लोबल पहचान बना चुके हैं और यही वजह है कि अब यूरोप भी भारत के हथियारों का टेस्ट करना चाहता है। दरअसल ग्रीस की आर्मी ने भारत के वैप 8x8 आर्मर व्हीकल के ट्रायल के लिए ऑफिशियली मांग भेजी है और ये ग्रीस की डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से प्रपोजल आया। वैप दोस्तों व्हील्ड आर्मर प्लेटफॉर्म है जिसे कि टाटा डिफेंस ने बनाया। वैप यानी कि व्हील्ड आर्मर प्लेटफॉर्म, ये 8x8 हाई मोबिलिटी व्हीकल है। बुलेट और माइन प्रोटेक्शन के साथ आता है। अलग अलग हथियार लगाने की इसमें क्षमता है और यह हर तरीके के टेरन और युद्ध क्षेत्र के लिए तैयार किया गया है। और पिछले साल ग्रीक आर्मी चीफ ने भारत में टाटा के आर्मर्ड व्हीकल के प्लांट का दौरा किया था और मोरक्को के बाद ग्रीस दूसरा बड़ा एक्सपोर्ट कस्टमर बन सकता है भारत का। इससे भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ेगा। दोस्तों यूरोप में भारतीय हथियारों की एंट्री तो शुरू हो ही चुकी है, उसको और बढ़ावा मिलेगा और मेक इन इंडिया को ग्लोबल पहचान मिलेगी। दोस्तों जिस कंपनी के इंजन से दुनिया के फाइटर जेट उड़ रहे हैं वही कंपनी अब भारत में अपना बेस बनाना चाहती है। दरअसल ब्रिटेन की एरोस्पेस कंपनी रोल्स रॉयस भारत में अपना तीसरा होम मार्केट बनाना चाहती है, यानी कि यूएस और जर्मनी के बाद भारत होगा अगला बड़ा बेस। साथ ही रोल्स रॉयस का फोकस AMC इंजन पर भी है। रोल्स रॉयस ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम भारत के AMC फाइटर जेट के लिए नेक्स्ट जनरेशन इंजन भारत में डेवलप करना चाहते हैं। कंपनी ने कहा कि इंजन की डिजाइनिंग भारत में होगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मिलेगा और नई टेक्नोलॉजी की IP राइट्स भी भारत के पास होंगे। मतलब है अगर डिजाइन की IP भारत के पास होगी तो इंजन का पूरा कंट्रोल भारत के पास होगा और यही दोस्तों असली आत्मनिर्भरता भी है। रोल्स रॉयस ने कहा कि भारत में उनका बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा। इवन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और एडवांस इंजीनियरिंग पर वो यहाँ पर फोकस करेंगे और साथ ही साथ अर्जुन टैंक और फ्यूचर कॉम्बैट व्हीकल्स के इंजन भी वो डेवलप करेंगे भारत में। इसके अलावा रोल्स रॉयस ने भारतीय नौसेना के लिए भी कहा कि वो भारतीय नौसेना के लिए इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड प्रपल्सन भारतीय नौसेना के लिए तैयार करेंगे। और दोस्तों दुनिया में रोल्स रॉयस की ताकत की अगर बात की जाए तो यूरोफाइटर टाइफून का इंजन इन्होंने ही बनाया है। इवन ये 6th जनरेशन के फाइटर जेट प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं और F-35 इंजन प्रोजेक्ट में रोल्स रॉयस GE के साथ पार्टनर है और यही एक्सपीरियंस भारत में आएगा। मतलब साफ है कि ये कंपनी का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है बल्कि ये भारत को ग्लोबल डिफेंस पावर बनाने की दिशा में एक बड़ा स्टेप है। आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों भारत और रशिया के बीच R-37 वेरी लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल को लेकर बातचीत शुरू हो गई है। ये मिसाइल इतनी खतरनाक है कि ये 200 किलोमीटर दूर अवाक्स को खत्म कर सकती है, वो भी एक ही झटके में। बता दें कि इस मिसाइल को Su-30 MKI फाइटर जेट में इंटीग्रेट किया जाएगा। R-37 की अगर बात की जाए तो इसकी रेंज 200 किलोमीटर से ज्यादा है और इसका मेन टारगेट रहता है दुश्मनों के अवाक्स, मिड एयर रिफ्यूलर्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट और इवन स्टैंड ऑफ स्ट्राइक प्लेटफॉर्म्स, यानी कि दुश्मन के आसमान वाली आंखों को अंधा कर देता है। यहाँ पर सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि एक Su-30 MKI 8 R-37 मिसाइल अपने साथ कैरी कर सकता है, जिससे कि लॉन्ग रेंज इंटरसेप्शन, एरिया डिनाइल और एयर डोमिनेंस हमारा कई गुना बढ़ जाएगा। कहा ही जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स शुरुआत में करीबन 300 R-37 मिसाइलें सीधे खरीद सकती है, बाद में इनका भारत में निर्माण किया जा सकता है। हालांकि यहाँ पर अस्त्र मार्क 2 को लेकर भी आपके मन में सवाल आ रहा होगा, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अस्त्र मार्क 2 की रेंज भी 200 किलोमीटर है, पूरी तरह स्वदेशी है और कम से कम 700 मिसाइलें इंडियन एयरफोर्स की इन्वेंट्री में शामिल होंगी। यानी कि यहाँ पर कोई ओवरलैप नहीं कर रही R-37। यहाँ पर केवल और केवल R-37 भारत को इंस्टेंट पावर देगा, यानी कि तुरंत ताकत देगा। और अस्त्र मार्क 2 तो आप सबको जानते हैं, ये तो भविष्य की आत्मनिर्भरता भारत की है। यानी कि R-37 और अस्त्र मार्क 2 इंडियन एयरफोर्स की लेयर्ड एयर कॉम्बैट स्ट्रैटेजी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्योंकि दोस्तों एक तरफ आज की लड़ाई के लिए ताकत तो दूसरी तरफ कल के लिए आत्मनिर्भर भारत भी काफी इंपॉर्टेंट है। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। दोस्तों पाकिस्तान जिस तरीके से बौखलाया हुआ है उसके बाद भी वो नहीं सुधर रहा। दरअसल दोस्तों आज के वक्त में अगर मैं आपको बता दूं कि जंग सिर्फ बॉर्डर पर नहीं होती बल्कि अब तस्वीरों से लड़ी जाती है। पाकिस्तान का एक और झूठ सामने आया।
दरअसल कल पाकिस्तान ने भारत पाकिस्तान के बीच जो मई में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसे लेकर कुछ सैटेलाइट इमेजें जारी की और इन तस्वीरों को अमृतसर पंजाब में भारतीय मिलिट्री ठिकानों पर पाकिस्तानी हमले का सबूत बताया गया। लेकिन यहाँ पर सच्चाई तब सामने आती है जब एक स्वतंत्र वेरिफिकेशन होता है जिसमें कि उन जगहों पर कोई नुकसान नहीं मिला, ना ही कोई इमारत तबाह हुई और ना ही कोई मिलिट्री स्ट्रक्चर नष्ट हुआ। मतलब ये तस्वीरें जानबूझकर फेक तस्वीरें फैलाई गई, यानी कि कंटेक्स्ट के साथ छेड़छाड़ की गई। डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन का ये एक बड़ा हिस्सा है पाकिस्तान का, जो कि वो अभी तक करता आ रहा है। इवन दोस्तों पाकिस्तान ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि वो इंटरनेशनल नैरेटिव को बदल सके, अपनी आवाम को गुमराह कर सके और अपनी नाकामी छुपा सके। और पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन वॉरफेयर स्ट्रेटेजी यही है। बात साफ हो जाती है दोस्तों, हर सैटेलाइट इमेज सच नहीं होती, हर दावा फैक्ट नहीं होता। इसीलिए पहले वेरीफाई करना होता है और तभी शेयर करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तानियों को इन सब चीज़ों की अकल नहीं है। इवन दोस्तों मैं और भी प्लेटफॉर्म पे जब अपने डिफेंस अपडेट्स डालता हूँ, मैं खुद दंग रह जाता हूँ कि ये इस तरीके के AI इमेजेस का इस्तेमाल करते हैं जो कि हम पहली बार देख रहे होते हैं। तो फिलहाल दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और हैप्पी न्यू ईयर। जय हिंद, वंदे मातरम।